जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मजारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। बैनुल-अक़वामी तिजारत के सिलसिले की एक और वीडियो, कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ये जुमला बैनुल-अक़वामी तिजारत में बहुत सुना जाता है और इस पेशे से मुंसलिक अफराद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अलबत्ता नए लोगों के लिए इसके बारे में ना सिर्फ जानना बल्कि समझना भी बहुत जरूरी होगा। अब फिक्रे के एतबार से देखें तो इसके दो हिस्से हैं, जैसे कि एक है क्लियरिंग और दूसरा है फॉरवर्डिंग। तो पहले इन दोनों अल्फाज को देख लेते हैं, ये क्या है। क्लियरिंग से क्या मुराद है? आसान इंग्लिश में इसका लफ्जी मतलब होता है सफाई सुथराई, मगर यहाँ जब बात बैनुल-अक़वामी तिजारत की हो तो फिर इसका मतलब हुआ कस्टम के मामलात में शिपमेंट या माल तिजारत को समुद्री गोदी या पोर्ट से या फिर हवाई अड्डे, एयरपोर्ट या जमीनी रास्ते से आमद या रवानगी के मरहले को आसानी से और जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के अमल को कस्टम क्लियरिंग कहा जाता है। अब दूसरा लफ्ज फॉरवर्डिंग, तैयार माल मैन्युफैक्चर्ड, बरामदी या दरामदी माल या शिपमेंट को गोदाम से लेकर खरीदार तक पहुंचाना या मार्केट में लाना या आगे भेजने के अमल को फॉरवर्डिंग कहते हैं। इन दोनों अवामल में वो मददगार जो कि एक माकूल मुआवजे के एवज, सर्विसेज फीस के एवज अपनी सर्विसेज मुहैया करते हैं, उन्हें कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कहते हैं, या हम उन्हें सिर्फ कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी कह सकते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एक फर्म की शक्ल में भी होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शक्ल में भी। ये कस्टम और पोर्ट हैंडलिंग के मामलात में माहिर और तजर्बाकार होते हैं। इनकी माहिराना खिदमत का एवज ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि लाइल्मी में होने वाले माली नुकसान से भी बचा जाता है। इसके अलावा ये मुफ्त में मुशावरत भी देते हैं, मशवरे, मतलब शिपमेंट में दरकार मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स और उनकी पड़ताल और किसी कमी या गलती को बर वक्त दुरुस्त कर लेना, ये सब इन्हीं का काम होता है। ये एजेंट्स कस्टम अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता होते हैं और एक मखसूस मुद्दत के बाद इनके लाइसेंस की तजदीद होती है। अलबत्ता अगर शिकायत या जुर्म की सूरत में इनके लाइसेंस ना सिर्फ मुअत्तल बल्कि मनसूख भी हो सकते हैं और नौयत के एतबार से काबिल गिरफ्त पुलिस केस भी बनता है। कस्टम अथॉरिटीज के अलावा उनके लिए जरूरी होता है कि वो कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन की रुकनियत भी हासिल करें, उनकी मेंबरशिप, जो कि उन पर एक निगरानी का जिम्मेदार होता है। अब इस सब के बावजूद ये सारे के सारे अच्छे नहीं होते, या यूं कह लें कि सारे के सारे बुरे या गलत नहीं होते। हर कारोबारी और आम शख्स की तरह इनकी सोच भी वैसी होती है, यानी कि लालच और ईमानदारी का अंसर यहाँ भी देखा जाता है। अब इनका अमली किरदार किस नौयत का होता है, ये समझने के लिए हम अदालती निजाम के फुकला बरादरी को देखते हैं। एक आम शख्स को कानून और अदालती निजाम का बस वाजिबी सा इदराक होता है और जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर अगर खुदा न खास्ता उसके साथ ज्यादती या जुल्म का कोई वाकया पेश आ जाए तो उसे पुलिस में रिपोर्ट के इंदराज से लेकर अदालती कार्रवाई और मुलजिम को मुजरिम साबित या सजा दिलवाने के अमल में एक प्रोफेशनल तजर्बाकार मददगार की जरूरत होती है, क्योंकि एक माकूल मुआवजे के एवज उसकी तरफ से पुलिस और अदालत में पेश होकर कानूनी पेचीदगियों से नबर्द अजमा होता है और हकायक अदालत के सामने लाता है, जिसकी बदौलत अदालत हक और सच का फैसला करती है और मुजरिम सजावार ठहरता है। अब कस्टम की बारीकियों और वक्त की तलवार से बचाते हुए ये कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स बिल्कुल अदालती वकील की तरह काम करते हैं और शिपमेंट की तरसील को आसान बनाते हैं और इस काम का ये माकूल मुआवजा लेते हैं। अब किसी भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के लिए ये जरूरी नहीं कि वो लाजमन इन कस्टम क्लियरिंग एजेंट की सर्विसेज ले। अगर वो कस्टम क्लियरिंग के मरहले खुद तय करना चाहता है किसी भी वजह से,
तो वो ऐसा कर सकता है, मगर यहाँ कस्टम के चंद आइटम्स की कैटेगरी में उनको इजाजत नहीं होगी। इन कैटेगरी के अंदर आने वाले आइटम्स की क्लियरिंग सिर्फ और सिर्फ कस्टम एजेंट्स के मार्फत ही मुमकिन है, और वो भी चंद खास एजेंट जिनको इस काम की इजाजत होती है, मसलन खुराक या फूड प्रोडक्ट्स वगैरह, और वो भी इंपोर्ट की सूरत में। हाँ, अलबत्ता एक्सपोर्ट में काफी सहूलतें होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कस्टम एजेंट्स की सर्विसेज को लेने में क्या फायदे हैं और किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं। उनका सबसे बड़ा फायदा मुशावरत की सूरत में होता है, मशवरे देना। पहली बार एक्सपोर्ट करने वाले चूंकि ना तजर्बाकार होते हैं और मतलूबा कागजात या डॉक्यूमेंट्स के बारे में कम इल्म रखते हैं, तो इन एजेंट्स के दुरुस्त मशवरों से डॉक्यूमेंट्स की बरवक्त और सही तकमील मुमकिन होती है, जो कि शिपमेंट को क्लियर कराने में आसानी का सबब बनती है। इसी तरह से इंपोर्ट या दरामदात के सिलसिले में वो आपको मतलूबा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और नोयत लिखवा देता है, जो कि बाद में आप बैरूनी मुल्क इंपोर्टर से डिमांड करके मंगवा लेते हो, और शिपमेंट पहुंचने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स को चेक भी करते हैं। ये याद रखने की बात है दोस्तों कि बहरी रास्ते से शिपमेंट बाद में पहुंचती है और उसके डॉक्यूमेंट्स पहले पहुंच जाते हैं, जिनकी मदद से जेडी ऑनलाइन फाइल कर दी जाती है। ये जेडी ऑनलाइन फाइलिंग के इस मरहले को वीबो कहते हैं। ये हम देखेंगे। इस कस्टम क्लियरिंग के मरहले में चंद दिन की मोहलत होती है, इजाजत होती है, और उसके बाद डेमरेज, टर्मिनल और कंटेनर चार्जेस फी दिन के हिसाब से लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंपोर्टेड शिपमेंट की मालियत को बढ़ा देते हैं और खसारा या नुकसान का सबब बनते हैं। इसी तरह एक और फायदा ये होता है कि शिपमेंट से पहले करीब तरीन अंदाजे की बुनियाद पे टोटल अखराजात की तफसील बनाकर दे देते हैं, जो कि लागत या कॉस्टिंग में बहुत मददगार होती है। इससे इंपोर्टर मार्केट में अपना दरामदी माल, उसकी कीमत फरोख्त का तयन कर लेता है, और इसमें मामूली रद्द बदल हो सकता है। अब चूंकि एक्सपोर्ट में कस्टम ड्यूटी वगैरह तो नहीं होती, लिहाजा वो सिर्फ अपनी फीस और टर्मिनल के खर्चे वगैरह बता देता है। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इन कस्टम एजेंट से किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला नुकसान जिसका सबसे ज्यादा अंदेशा होता है वो है कि वो चार्जेस ये ज्यादा अखराजात और फीस का तयन कर देना। वही बात हम फिर दोहरा देते हैं कि सब बुरे नहीं होते और सब अच्छे नहीं होते। किसी भी एजेंट को काम देने से पहले उसकी पड़ताल जरूर करनी चाहिए और दीगर लोगों से भी मशवरा कर लेना चाहिए, और इस तरह दुरुस्त मालूमात तक रसाई हो जाती है। इस सिलसिले में कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन बहुत मदद करता है। फी जमाना लीगल चार्जेस जिनकी रसीदें मिलती हैं, उनके अलावा फी कंटेनर ये कस्टम एजेंट्स तकरीबन 10 से 15 हजार पाकिस्तानी रुपए में क्लियरिंग और मुशावरत की मदद में लेते हैं, और इससे ज्यादा हरगिज नहीं देने इनको। दूसरा नुकसान ना तजर्बेकार एजेंट्स की सूरत में होते हैं, जो कि शिपमेंट को क्लियर कराने में देरी का सबब बनते हैं, या फिर ऐसे एजेंट्स मिडिल मैन का किरदार अदा करते हैं, यानी एक्सपोर्टर से मामला तय करके केस मजीद आगे किसी और एजेंट के हवाले कर देते हैं। इस तरह अपना कमीशन और दूसरे एजेंट की फीस दोनों एक्सपोर्टर से वसूल करते हैं। महंगा पड़ता है ये मामला। अब उनकी पहचान करने का भी एक खास तरीका है, और वो ये कि पहले इनको अपनी शिपमेंट के बारे में गलत मालूमात दी जाए और दरियाफ्त करें क्या वो इन कैटेगरी में काम करते हैं, फिर दोबारा राब्ता करें और दूसरी गलत शिपमेंट के बारे में दरियाफ्त करें। मसलन पहले हम चावल एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, उसके बाद अब हम कुछ गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और तीसरी बार दुरुस्त मालूमात फलों के बारे, हम फल फ्रूट या फ्रूट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अब अगर हर दफा वो एक ही बात कहे कि जी हाँ, मैं कस्टम का लाइसेंस याफ्ता एजेंट हूं और हर तरह की शिपमेंट को हैंडल करता हूं, मैं तजर्बाकार हूं, पुराना हूं, तो ऐसे एजेंट को फौरन रद्द कर दें या अपने पास से दूर कर दें, क्योंकि ये एक मिडल मैन है। फ्रूट या सब्जी की शिपमेंट क्लियर कराने वाला एजेंट कभी गारमेंट्स में काम नहीं करेगा, किसी और में काम नहीं करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में हैंडल करने वाला एजेंट
कभी पुराने कपड़े की इंपोर्ट में दखल नहीं देगा। तो ये जानना भी जरूरी है कि हर कैटेगरी में कस्टम एजेंट्स मुकर्रर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और उन्हीं से हमें अपना काम करना होगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के आखिर में एक बात जरूर कहूंगा कि बैनुल-अक़वामी तिजारत में काम जरूर करें, मगर एक दफा मेहनत करके तसल्ली से अच्छा एजेंट तलाश कर लें और उसकी तस्दीक भी करवा लें। फिर उससे फीस वगैरह पहले से तय कर लें और कस्टम क्लियरिंग का काम उसी एजेंट से करवाएं। यकीनन ये काम खुद किया जा सकता है, मगर कहीं मुश्किल आ गई तो फिर मामला बहुत खराब हो जाएगा। अब इसके बाद अगला मरहल फॉरेन एक्सचेंज का आता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल इस बारे में क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, करब मार्केट, लंदन इंटरबैंक रेट्स क्या होते हैं, मुल्की और गैर मुल्की कवानीन, और अगर मामला कहीं अदालतों में आ जाए तो उनसे कैसे निपटना होगा, और बहुत कुछ। मगर दोस्तों, यहाँ एक तब्दीली हो रही है, और वो ये कि हमारे हल्का अहबाब और हमारे वीडियोस देखने वाले व्यूअर्स हमसे एक डिमांड कर रहे हैं कि वजीर आज़म साहब की हाउसिंग स्कीम के बारे में कुछ वीडियोस बनाकर बताएं कि किस तरह एक आम शख्स अपने घर के लिए बैंक से आसानी से कर्जा ले सकता है, बैंकों में दरखास्त कैसे भरी जाए, कैसे जमा करवाई जाए, बैंक उन पर कैसे कार्रवाई करते हैं, और मंजूर या रद्द क्यों कर हो जाते हैं, बैंक के कर्जे से कैसे घर खरीदा जाए, बैंक की किस्तें कैसे अदा की जाएं, कितने अरसे का कर्जा होना चाहिए, और सबसे बढ़ के ये कि किस बैंक में कर्जे की दरखास्त जमा करवाई जाए। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ। तो फिर हम अगली वीडियो से बैनुल-अक़वामी तिजारत के सिलसिले को, जो कि फॉरेन एक्सचेंज का सिलसिला था, आर्जी तौर पे रोक रहे हैं, और उसकी जगह मॉर्टगेज फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस या घर की खरीदारी, घर की तामीर के लिए बैंकों से लिए जाने वाले कर्जे के बारे में इंतहाई मुफीद और मालूमाती वीडियोस का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। वो सब लोग जो अपना घर बनाना या लेना चाहते हैं, हमारे वीडियो जरूर देखें, बागौर देखें, और दर्जा ब दर्जा मामलात को समझें और दुरुस्त फैसले से आगे बढ़ें और कामयाबी हासिल करें। हमारे साथ रहें, हमारे वीडियोस अपने हल्का अहबाब में फैलाएं, उन पर कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो हमसे जरूर पूछें, हम उनका जवाब देंगे। तो दोस्तों, फिर आज तक के लिए इतना मुनासिब है। एक नए सिलसिले की वीडियोस के साथ दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।